स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12th 12वीं के जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों को के ऊपर चर्चा करेंगे और हम प्रश्नों के सटीक सवालों के जवाबों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले ही सवाल से। पहला सवाल है हमारा, एक प्रारूपी आवर्तबीजी पादप में परागकण की भित्ति कितने परतों की बनी होती है? तो जो प्रारूपी आवर्तबीजी पादप में परागकण की जो भित्ति होती है वो 2 परतों से मिलकर बनी होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो नॉर्मली पता है कि मनुष्यों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि शुक्राणु के अंदर यानी कि हमारे स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम, अगर मेल के स्पर्म होता है उसके अंदर शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वो होते हैं 23, यानी कि वो एप्लॉइड होते हैं। एप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं। तो शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। ठीक है। अगला सवाल बात करते हैं, जिप्ट का पूर्ण नाम क्या है? देखिए, जिप्ट का जो पूर्ण नाम क्या होता है, जिप्ट का पूरा नाम जो होता है वो होता है, इसके अंदर जो इसका आंसर होगा वो होगा युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा। जिप्ट का मतलब होता है युग्मक, यानी जियाड यानी होता है जाइगोट, आई योनि होता है इम्फ्ला इंट्रा इम्फ्ला फैलोपियन अपने ट्यूब, यानी कि ट्रांसफर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, यानी कि इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार का जो उदाहरण है हीमोफीलिया, टाइफाइड। देखो, टाइफाइड तो जीवाणु से होता है, तो टाइफाइड तो जीवाणु से होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमीय विकार है, यानी कि क्रोमोसोम से संबंधित ये विकार है। और जुकाम जो वायरस से होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा हीमोफीलिया। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर होगा वो होगा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। वह नाइट्रोजन सारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। देखो, डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, इसके अलावा ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और एडिनिन होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए के अंदर। तो आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वाले, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, पता ही है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा आपके लैक्टिक बेसिल एसिड बैक्टीरिया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है। देखिए, जो प्रथम एंडो प्रतिबंधित जो एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, बाकायदा 12th की एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि जो हिंड हिंड जो सेकंड है वो प्रथम एंडोप्लाज्मिक एंजाइम जो है वो खोजा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंड सेकंड हो जाएगा। कपास के कप्पा मुकुल कर्मी को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन है। तो कपास के जो मुकुल को कर्मी को नियंत्रित करने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा होगा? तो होगा आपका क्राई 1AC तथा क्राई 2AB। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा क्राई 1AC तथा क्राई 2AB। किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि के घनत्व किस क्रम से घटता है? देखिए, कब डेंसिटी घटेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कब घटेगी? जन्म दर में तो बढ़ेगी और इसके अलावा आप्रवासन में भी बढ़ेगी इस कंडीशन में, लेकिन मृत्यु दर जब डेथ रेट होती है, डेथ रेट यानी कि जो मृत्यु दर, उस कंडीशन के अंदर समष्टि में द्वारा समष्टि का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? इसका कम होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मृत्यु दर। वह समष्टि वह समष्टि पारस्परिक जिसमें दोनों जातियों को हानि होती है। देखिए, हानि की बात करें तो जिसमें दोनों को हानियां होती है, तो परजीविता की बात करें, सहभोजिता में होगा नहीं, सहोपकारिता में भी नहीं होगा, और स्पर्धा। तो इसका आंसर होगा आपकी स्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर दोनों जातियों को लाभ होता है। परजीविता में कहीं ना कहीं एक को लाभ होगा, दूसरे को लॉस होगा। और कॉमनसेलिज्म यानी सहभोजिता के अंदर एक को कोई भी लाभ या लॉस नहीं होगा, लेकिन दूसरे को प्रॉफिट होगा। और
म्यूचुअलिज्म यानी सोपकारिता में दोनों ही जातियों को लाभ होने वाला है। तो स्पर्धा में लॉस होगा, तो इसका आंसर होगा स्पर्धा। परितंत्र की शब्दावली में हरे पौधों को, सीधी सी बात है, हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम अब नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल जो है हमारा, अगले सवाल की बात करें हम, तो अगला सवाल जो हमारा, ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? देखिए, ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो नॉर्मली सदैव सीधे होते हैं, यानी कि सदैव सीधी खड़ी अवस्था के अंदर होते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ब। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता है। देखिए, आपको पता है कि बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर ही पाया जाती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास ही प्रेजेंट रहती है। जैसे जैसे आप ध्रुवीय इलाकों में या उससे दूर होते जाओगे, बायोडायवर्सिटी यानी कि जातीय विविधता इसके अंदर घटती जाएगी। तो जब आप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते हो, वहां पर इसकी जो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता है, जातीय विविधता है, वो क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है इन सीटू और एक्स सीटू, आपने पढ़ा होगा। बाह्य स्थानीय क्या होता है? जिसको एक्स सीटू बोलते हैं, और सब अंत स्थानीय यानी कि उसको बोलते हैं इन सीटू बोलते हैं। तो इन सीटू में क्या होता है कि जितने भी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, जीवों की जो प्रजातियां होती है, या जितने भी जीव वगैरह वनस्पति होते हैं, उनको एक प्राकृतिक आवास के अंदर उनको संरक्षण दिया जाता है, यानी कि एक प्राकृतिक नेचुरल एरिया के अंदर, नेचुरल आवास में उनको संरक्षण दिया जाता है। और एक्स सीटू में, बाह्य स्थानीय में क्या होता है? उनको प्राकृतिक आवास से अलग किसी और क्षेत्रों के अंदर उनका संरक्षण किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय। तो देखो, जंतु उद्यान एक इन सीटू है, वनस्पति जिसको बायोलॉजिकल गार्डन, वो एक इन सीटू है, और उपयोग से भी होगा नहीं, जीव सफारी पार्क, देखो जहाँ पार्क आ जाए पीछे, वो बाह्य सीटू होता है, नहीं एक्स सीटू होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होता है। तो जीव सफारी पार्क जो होता है वो एक बाह्य स्थानीय का उदाहरण है। फिर बात करते हैं निम्न में से प्रत्येक मानव की दिमागी क्षमता 900 सीसी। 900 सीसी का अर्थ है सीसी यानी कि क्रैनियल कैपेसिटी, जिसको जिसको ब्रेन कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो किसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी है? तो होमो इबिलियस, देखो ये जब मानव की जब उत्पत्ति हुई थी, या जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि सर्वप्रथम कौन से जीव, मानव आए, फिर जीव आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए, तो यहाँ पर उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो बताई गई कि किसकी 900 सीसी थी। तो देखो, 900 सीसी थी आपके होमो इबिलियस की, 900 से कम थी, 400 से 500 सीसी के आसपास थी तब। और निएंडरथल मानव की बात करें तो उनकी 1400 सीसी के आसपास थी। और होमो सेपियंस जो आप वर्तमान में जो मानव देख रहे हो, आधुनिक जो जाति है मानव की, वो होमो सेपियंस है। तो बात आती है होमो इरेक्टस, उनकी होती है 900 सीसी के आसपास। तो 900 सीसी की जो क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है? आपके होमो इरेक्टस की होती है। फिर बात करते हैं मानव में कि किशोरावस्था। देखो, किशोरावस्था तो आपने पता ही है कि नॉर्मली जो किशोरावस्था की एज 12 साल से शुरू हो जाती है, 12-13 साल से प्रारंभ हो जाती है, 17-18 साल तक रहती है। इसका सीधा सा आंसर होगा 12 से 18 वर्ष। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है हमारे, अगले सवाल की ये आपके ब्लैंक से खाली जगह है, तो उनको डिस्कस करते हैं अब। अगला सवाल जो है आपका कि परागकण की बाहरी भित्ति। देखिए, परागकण की जो बाहरी भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो बनी होती है आपके स्पोरोपोलेनिन। जो परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो जो परागकण की जो बाहरी भित्ति वो होती है किसकी बनी होती है? आपके स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। वर्षण अंतराली कोशिकाएं कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है? तो जो वर्षण अंतराली को जो कोशिकाएं होती है वो आपके पूजन, पूजन ये बकायदा एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। तो एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं उनका क्या करती है? देखो, एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन का फीमेल के हार्मोन है, ये फीमेल का द्वारा स्त्रावित होता है, ये एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। डीएनए के एकल सार युग्म में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो डीएनए के एकल सार युग्म में परिवर्तन को बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब डीएनए के एकल सार में, एक सार में जब चेंज होता है उसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो इसमें आएगा बिंदु उत्परिवर्तन। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, औद्योगिक प्रदूषण के युक्ति सूचक कौन है? तो देखो, इसकी ये बाकायदा भी
एनसीईआरटी में चीज मेंशन है कि जो थैलोफाइटा ग्रुप हो जाता है प्लांट का, जो थैलोफाइटा ग्रुप जो होता है प्लांट का, उसका एक प्लांट का पादप है जिसको बोलते हैं सहजीवी पादप। सहजीवी पादप आपने पढ़ा होगा, और जिसका नाम होता है लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है वो क्या होते हैं, प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। लाइकेन जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में जीवन कर यापन करते हैं, इसलिए उनको सहजीवी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका लाइकेन। फिर बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की, डीएनए के खंडों को क्या बोलते हैं? तो सीधी सी बात है, डीएनए के खंडों को जीन कहा जाता है। डीएनए के जो खंड होते हैं, जो भाग होते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों के जो जैसे कि सेल होती है, सेल में केंद्रक होता है, केंद्रक में एक धागे नुमा स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। गुणसूत्र पर जीन जो होता है वो इस पर प्रेजेंट रहता है, आपका क्रोमोसोम पर जीन। एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधार दूसरी जाति या पादप जाति भी रूप से विलुप्त हो जाना जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सहविलुप्तता। उसको हम सहविलुप्तता कहते हैं। तो सहविलुप्तता कहा जाता है, तो इसको बोलेंगे हम सहविलुप्तता। अगला सवाल है बीटा। देखो ये तो हमने पढ़ाई होगा बेसिकली। बीटी, बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीटी यानी कि बैसिलस, बैसिलस थुराजेनेसिस, इसको बोलते हैं बैसिलस थुराजेनेसिस। जेनेसिस जीवाणु से निर्मित होता है आपका बीटीजी विष। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से होते हैं जिसको बोलते हैं संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो पहुंचते हैं, जो रोग होते हैं, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग, या जिसको बोलते हैं इन्फेक्टिव डिजीज बोलते हैं, संक्रमण, या जिसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले सवाल की। व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों में बहुत बड़े पैमानों में विकसित होने के लिए आवश्यक होते हैं उनको बोलते हैं किण्वक। किण्वक बोलते हैं उसको, किण्वक बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेटर। यानी फर्मेंटेटर जो किण्वन क्रिया करते हैं उसको किण्वक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा किण्वक। पू पुमधूप नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर आपसे नर मधुमक्खी में पूछे गुणसूत्रों की संख्या, तो बेसिकली जो पुमधूप जो होता है उसके अंदर जो एप्लॉइड होते हैं उसके अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं, और 16 गुणसूत्र होते हैं। और अगर ये मादा के अंदर इस प्रकार से पूछे तो उस कंडीशन के 2n बराबर हो जाएंगे 32। तो यहाँ पर कितने गुणसूत्र होंगे? 16 गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे, 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। ठीक है। अगला सवाल है कि अगला सवाल जो है हमारा, अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत दिया था वो दिया था सट्टन और बॉवेरी ने। सट्टन और बॉवेरी ने आपके वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। बिंदु उत्परिवर्तन का एक रोग का नाम बताना है। तो बिंदु उत्परिवर्तन का एक रोग का नाम आप बोल सकते हो SCA, शॉर्ट में बोल सकते हो SCA, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। एस का हो जाएगा सिकल, एस का हो जाएगा आपका सिकल, और सी का हो जाएगा आपका सेल, और ए का हो जाएगा एनीमिया, जिसको हम दात्र कोशिका अरक्तता भी बोलते हैं। तो आपको एक उदाहरण याद रखना है, बिंदु उत्परिवर्तन का पूछे कि एक रोग का नाम, तो याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, या दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। किसी वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन का प्रथम स्वरूप विद्वान जीव हरित कार्बन परमाणु से आपके हो सकता है। तो आपने दो नाम याद रखने हैं आपको। एक नाम याद रखना है ऑपेरन, और एक याद रखना है ऑपेरन और हेल्डेन। ऑपेरन हेल्डेन ने उन्होंने ये बताया था कि कार्बनिक अणु से भी जीवों का उत्पन्न, वो जीवों का इसके उत्पादन हो सकता है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल जो है, यदि डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम निम्न प्रकार हो जाए तो उसका एक रज्जु का क्रम। देखिए, अब यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है ACTGGAACT। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की बात करें, इसको हम अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये था, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अब? TCAA आपका TCAAGG
TCA हो जाएगा, यानी कि 5 प्राइम का, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम था, अब 3 प्राइम से 5 प्राइम करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बात करते हैं अगले सवाल की कि लघु बीजाणु दानी में सबसे आंतरिक परत का नाम क्या होता है। तो लघु बीजाणु दानी में सबसे जो आंतरिक परत होती है वो होती है आपकी टेपिटम। जो लघु बीजाणु दानी में आंतरिक परत जो होती है वो होती है आपकी टेपिटम होती है। एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य प्रसारित होता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई प्रजाति है, कोई भी एक जीव की समष्टि या प्रजाति जब एक भौगोलिक क्षेत्र से प्रारंभ होती है, एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक कई दूर भौगोलिक क्षेत्रों तक फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम, आपको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अनुकूली विकिरण बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको अनुकूली विकिरण कहा जाते हैं, जिसको एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, जिसको अनुकूली विकिरण कहा जाता है। विडाल परीक्षण किस वर्ग की पुष्टि करता है। देखिए विडाल टेस्ट होता है, और वो विडाल टेस्ट किस रोग के लिए होता है, तो ये भी याद रखना है। देखो दो टेस्ट याद रखने हैं। विडाल टेस्ट जो होता है वो बेसिकली आपने याद रखना है कि ये वो जो होता है वो होता है टाइफाइड रोग के लिए। टाइफाइड रोग के लिए विडाल टेस्ट होता है। एक और रोग टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलाइजा, एलाइजा बोलते हैं। और एलाइजा किसके लिए होता है, एड्स रोग के लिए होता है। तो ये याद रखना है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए और एलाइजा जो होता है वो होता है एड्स रोग के लिए आपको होता है। ये दोनों आपके परीक्षण याद रखने हैं। फिर बात करते हैं बीओडी का पूरा नाम। तो देखिए बीओडी का जो पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बीओडी, बी का होता है बायोलॉजिकल बायोकेमिकल, ओ का ऑक्सीजन और डी का याद रखना है डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल जो है कि क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग के अपने संवाहक में क्लोनिंग हेतु संवाहक आवश्यक एक विशेषता को समझाइए। तो देखिए क्लोनिंग की बात करें तो उसके अंदर कई प्रकार की विशेषता दे रखी है, जिसके अंदर ओआरआई का प्रारंभ, ओआरआई जीन, ओआरआई आपने पढ़ा होगा, ओआरआई का प्रारंभ। इसके अलावा आपको सिलेक्टिव मार्कर, सिलेक्टिव मार्कर की बात करें तो सिलेक्टिव मार्कर, ये सिलेक्टिव मार्कर है। इसके अलावा जीवों में, जिसमें जीवों और पौधों के अंदर क्लोनिंग, तो ये कई सारी विशेषता है जो संवाहक के अंदर क्लोनिंग हेतु विशेषता इसके अंदर पाई जाती है। फिर चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के अंदर क्या अनुप्रयोग। देखो आज के समय में, उस समय में बात करें तो जैव बायो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिकित्सा के अंदर भी, जिसमें आपके मेन आती है आपकी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के अंदर इसका उपयोग है। इसके अलावा मानव इंसुलिन, ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन की बात करें, इंसुलिन मानव, तो उसके अंदर उसके निर्माण में उसके लिए भी जीन थेरेपी यूज की जाती है। इसके अलावा आज के समय में जीन थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है हर किसी के रोगों के निदान के लिए, उसके रोगों के निवारण के लिए कहीं ना कहीं आज बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत होता है चिकित्सा के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं तो कई सारे इसके अनुप्रयोग हैं, जीन थेरेपी वगैरह है और भी है। सयुग्मन और सजात पूर्ण परागण, देखो ये दो प्रकार के परागण होते हैं। एक होता है सपरागण, जिसको बोलते हैं सयुग्मन, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक होता है सजात पुष्प, जिसको बोलते हैं स्वपरागण और परपरागण, जब किसी पुष्प के परागण अन्य किसी, वो जो पुष्प के परागण होते हैं वो किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने सजात पुष्प, या उसको बोलते हैं पर परागण बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं परीक्षण संकरण को चित्रों से निहित समझाइए। देखिए परीक्षण क्रॉस होता क्या बेसिक, पहले तो परीक्षण क्रॉस की बात करें तो जब कोई एक जीनोटाइप होता है F1 पीढ़ी का, एक F1 पीढ़ी का जो अज्ञात, जिसका अज्ञात F1 पीढ़ी का जो जीनोटाइप है, अगर उसका क्रॉस एक अप्रभावी जनक से करवाया जाए, यानी कि एक रिसेसिव पेरेंटल पीढ़ी से अगर करवाया जाए, अप्रभावी जनक से उसका क्रॉस करवाया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परीक्षण क्रॉस बोला जाता है। परीक्षण टेस्ट, जिसको हम बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोगैस का एक संयंत्र का एक चित्र बनाना था। और क्लाइंट सिंड्रोम, देखो क्लाइंट सिंड्रोम क्या होगा, जब
एक्स एक्स वाई, यानी कि जब एक्स गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति हो जाती है, एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है। पता है मनुष्य में नॉर्मली 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और उस कंडीशन में मेल में जैसे कि एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। लेकिन उस कंडीशन में अगर 46 गुणसूत्र, अगर वो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, यानी एक्स क्रोमोसोम की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और उस कंडीशन में जो मेल होते हैं उसके अंदर महिलाओं के लक्षण मतलब कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, महिलाओं जैसे कई कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। फिर बात करते हैं, हमारा अगला सवाल है कि निम्न समष्टि को परिभाषित की, नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो उसको परिभाषित कीजिए। देखिए, स्वभोजिता कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, जिसमें एक प्रजाति को कोई हानि नहीं होती ना लाभ होता है, और एक दूसरी प्रजाति को क्या होता है, लाभ होता है। पहले को ना कोई हानि होती है ना लाभ होता है, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज होती है समष्टि, उसको क्या होता है, लाभ होता है। जैसे कि एक मैं ऑप्शन देता हूँ बगुले का, बगुला जो होता है उसको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती है, बगुले जैसे और जी जो जीव होते हैं उसके अंदर ये कॉमन सेलिज्म जो समष्टि प्रकार से प्रोसेस पाया जाता है। सोहबकारिता जिसको मोटिलिज्म बोलते हैं, मोटिलिज्म में क्या होता है, दोनों ही समष्टि दोनों ही प्रजातियों को प्रॉफिट होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहती है, दूसरे पर निर्भर रहती है, दूसरों दोनों को ही क्या होता है इसमें लाभ होता है, पहले वालों को भी लाभ होगा और दूसरी को भी क्या होगा इसमें लाभ होगा। फिर बात करते हैं अपने ये है आपका स्वभोजिता यानी कॉमनसेलिज्म, जिसमें एक को कोई लाभ हानि नहीं होती, दूसरे को लाभ होता है। और दूसरे मोटिलिज्म में सोप का, जिसमें दोनों को ही क्या होता है आपके लाभ देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना कि अगला सवाल है आपका कि अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन क्या बोलते हैं, जिसको ये अनुलेखन है, नॉट अनुलेखा, कि अनुलेखन, अनुलेखन जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए, यानी कि आपके एमआरएनए या आरएनए का बनना क्या कहलाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। आनुवांशिक कूट किसके बोलते हैं, जो ऐसे कूट जो अमीनो अम्लों को कूट लेखित करते हैं, अमीनो अम्लों को कूटन लेखन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक कूट बोलते हैं। इसकी विशेषता है तो देखिए, आनुवांशिक कूट 61 प्रकार के त्रिकूट कूट पाए जाते हैं। इस विशिष्ट प्रकार के होते हैं, कॉमा विहीन होते हैं, इसमें कॉमा प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कुछ इनकी आनुवांशिक कूट की क्या है, कुछ विशेषता है। शुक्रा जनन की क्रिया का केवल चित्र बनाना है आपको। आवर्त चक्र बताइए, आवर्त चक्र जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो फीमेल के अंदर 28 डेज के बाद जो रिपीट होता है, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, जिसमें अ, जो अनिश्चित अंडे होते हैं, फर्टिलाइज जो एग नहीं होते, उनका क्या होता है, गर्भा से ग्रीवानाल जो उससे वजाइना से उसका क्या होता है, शरीर से बाहर ब्लीडिंग के रूप में इस तरह, जिसको हम बोलते हैं आयत्र चक्र। प्रतिरक्षा किसको बोलते हैं, इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात करें, जिसको प्रतिरक्षा की बात करें, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, कई प्रकार की प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं। सहज प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जन्म के साथ, जब हमारे शरीर में पहले से ही जो एंटीबॉडी, जो इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है, किसी भी रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता प्रेजेंट रहती है, जिसको बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा बोलते हैं। एक होता है सहज और एक होता है उपार्जित। स्वप्रतिरक्षा यानी पहले हमारे शरीर में पहले से ही स्वयं के द्वारा जो एंटीबॉडी जो बनती है, और उसको स्वप्रतिरक्षा और उससे संबंधित जो रोग होते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो भी होते हैं, खाद्य श्रृंखला पता ही है, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितनी भी समस्या होती है, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे उत्पादक है, फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है, किस प्रकार से एक चेन बनाते हैं, और किस प्रकार से एक प्रकार से जितने भी जीव होते हैं एक दूसरे पर भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और एक फूड चेन का निर्माण करते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। बाकी पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, कितने प्रकार के ये सब, तो ये था आपका कक्षा 12th का 12वीं का हाफ ईयरली 2024 का जो प्रश्न पत्र था, जिसको हमने अच्छे से उसको सॉल्यूशन हमने किया है, अच्छे से प्रश्न पत्रों के सटीक आंसर को हमने आंसर जो जो आंसर थे वो उन्होंने अच्छे से उसको हमने सटीक सवालों के आंसर को हमने देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये और आपने भी इसे एनालिसिस किया होगा, अपने प्रश्नों के आंसरों को मिलान करने का पूरा प्रयास किया होगा। तो मिलते हैं हमने एक और अनदर वीडियो के अंदर, एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने सुझावों को देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।